हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में देखेंगे कंपनी की सत्ता की स्थापना कैसे हुई थी और कौन कौन से विदेशी आए और कैसे कैसे आगे बढ़े और भारत पे कैसे कैसे कब्जा किया। तो देखते हैं आज के कुछ बिंदु। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं, वाणिज्यवाद क्या है और व्यापारिक युद्ध क्या है। तो देखते हैं वाणिज्यवाद क्या है। वाणिज्यवाद की विचारधारा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि व्यावसायिक संस्था को मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाना चाहिए। भरपूर मुनाफा तभी कमाया जा सकता था जब कच्चा माल कम से कम कीमत पर खरीदा जा सके तथा तैयार माल अधिकाधिक दामों पर बेचा जा सके। यह तभी संभव था जब व्यापार में कोई प्रतिद्वंदी न हो। इस नीति के अंतर्गत यूरोप के देशों की सरकारों ने संरचनात्मक शुल्क नीति के माध्यम से घरेलू उत्पादकों की सहायता की, अर्थात निर्यात को प्रोत्साहन दिया तथा आयात पर प्रतिबंध लगाया। 1600 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश वाणिज्यवाद की इस नीति से प्रभावित रहे। उपनिवेशों की स्थापना में वाणिज्यवाद एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति के कारण इस मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति औरों के अपेक्षा बेहतर थी। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक युद्ध क्या है। उपनिवेशवाद की स्थापना की होड़ के परिणाम स्वरूप 17वीं एवं 18वीं सदी में विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच अनेक युद्ध हुए। वे व्यापारिक युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। इन युद्धों में उलझने वाले देश थे पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस एवं ब्रिटेन। यूरोप के बाजारों में भारत में बने परिष्कृत किस्म के सूती कपड़े और सिल्क की अत्यधिक मांग थी। मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि मसालों की भी बेहद मांग थी। समस्या यह थी कि सभी यूरोपीय कंपनियां समान वस्तुओं का व्यापार करना चाहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण इन समस्त वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ गए, जिससे इन कंपनियों के मुनाफे कम होने लगे। अतः लाभ कमाने का एक ही तरीका रह गया और वह था दूसरी कंपनियों को रास्ते से हटाना। इसलिए भारत के बाजारों एवं व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की आकांक्षा के कारण इन कंपनियों में संघर्ष होने लगा। व्यापार की सुरक्षा शस्त्रों के माध्यम से की गई और व्यापारिक बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। 17वीं और 18वीं सदी में इन देशों की व्यापारिक कंपनियों ने निरंतर एक दूसरे के जहाज डुबोए, रास्ते रोके तथा प्रतिद्वंदी कंपनी के सामानों से लदे जहाज़ों के आवागमन को रोकने के लिए 17 हथकंडे अपनाए। उन्हें स्थानीय शासकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार था हमारा वाणिज्यवाद और व्यापारिक युद्ध। और इसके बाद देखते हैं कौन कौन से जो यूरोपीय थे वो भारत आए। तो सबसे पहले आने वाले जो यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाल। थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में जानते हैं। ये कौन थे और कहाँ से आए थे। पूर्वी देशों के साथ व्यापार में पहल करने तथा भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। लगभग एक शताब्दी तक उनका भारतीय व्यापार पर एकाधिपत्य रहा। अपने श्रेष्ठ शस्त्र जहाज़ों तथा नौ संचालन कौशल के कारण ये समुद्रों के स्वामी बन गए। इन्हीं खूबियों के कारण इन्हें मुगल बादशाह से भी काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। अंग्रेजी एवं डच कंपनियां उनके इस एकाधिकार को बहुत बाद में तभी तोड़ पाई जब उन्होंने भारत में अधिकांश पुर्तगाली क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये एक फिगर है, मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें है पुर्तगाली शैली में निर्मित है बोम जीसस बेसिलिका। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डच के बारे में जानते हैं। डच व्यापारियों ने भारतीय व्यापार से आकृष्ट होकर सन 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम एवं कोचिन में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। हमें यहाँ पे याद करने वाला जो पॉइंट्स है वो ये है कि जो डच कंपनियाँ थी वो कब स्थापना हुई और साथ ही भारत में उनका कौन कौन सा क्षेत्र था। जैसे पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम, कोचिन, ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है। वैसे ही पुर्तगाली जो थे उनका कौन कौन सा क्षेत्र था, जैसे गोवा, कोचीन, दमन दीव आदि जो भी क्षेत्र थे व्यापारिक केंद्र, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। जो डच थे उन्हें केंद्र स्थापित किए। उन्हें अंग्रेजी कंपनी की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। दोनों के बीच सन 1759 तक गंभीर प्रतिद्वंदिता रही, अतः अंग्रेज उन्हें भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। 1759 में डच जो थे अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेज उन्हें भारत से बाहर कर दिया। उसके बाद देखते हैं अंग्रेज के बारे में।
पुर्तगालियों की सफलता तथा भारत के साथ व्यापार में पुर्तगालियों को होने वाले अत्यधिक मुनाफे ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किए गए एक चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ इम्पोर्टेंट हमारा क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और किसने करवाया? तो महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था और 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस चार्टर के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर कंपनी को एक अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें ये है कि इस चार्टर में क्या था, इस चार्टर में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का कंपनी को एक अधिकार दिया गया। यहाँ एक अधिकार का मतलब ये है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार सिर्फ यही कंपनी कर सकती है, बाकी और कोई ब्रिटिश कंपनी नहीं जा सकती है। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड का कोई भी अन्य व्यापारिक वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार में प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता था और न ही किसी प्रकार का कोई चुनौती दे सकता था। इस चार्टर के प्राप्त होने से कंपनी नए प्रदेशों की खोज में समुद्र पार भी जा सकती थी, जहां से वो माल कम दामों पर खरीद सके तथा उसे यूरोप लाकर महंगे दामों पर बेच सके। अब कंपनी की अन्य ब्रिटिश कंपनियों के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं रही। कंपनी ने शीघ्र ही निश्चित होकर अपने कार्यकलाप प्रारंभ किए। मैं आपको इससे बताऊं कि व्यापार में जब प्रतिद्वंदिता नहीं होती है तो हम सामानों को कम से कम दामों पर खरीद पाते हैं। तो यहाँ खरीदने वाला ज़्यादा फायदे में रहता है और बेचने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है बेचने के लिए, तो वो मजबूर होता है और वो बेच देता है। ठीक है, सर टॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की और पश्चिमी तट पर सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। जो टॉमस रो था ब्रिटिश का, वो मुगल दरबार में गया और उस समय जो थे वो जहांगीर थे, उनसे अनुमति प्राप्त की व्यापार के लिए, और सबसे पहले इन लोगों ने अपना केंद्र सूरत में खोला था। शीघ्र ही पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अंग्रेजों के अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए। सन 1651 में हुगली नदी के तट पर प्रथम ब्रिटिश कारखाने को स्थापित किया गया था। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश कंपनी की जो प्रथम कारखाना था हुगली नदी के 1651 में हुआ था। अब फ्रांसीसी के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी भी डचों एवं अंग्रेजों की नकल कर रहे थे। उन्होंने सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो फ्रांसीसी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो 1664 में हुआ था। तो ये हमें डेट याद करना जरूरी है। 1667 में भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में हुई। यह एक चीज़ कॉमन है कि अंग्रेज का भी सबसे पहला जो था वो सूरत में हुआ था और फ्रांसीसी का भी सूरत में ही हुआ था। भारत में उनकी प्रमुख बस्तियाँ थी वो पौंडीचेरी, चंद्रनगर एवं माहे। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं आंग्लो और फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के पास एक याचक के रूप में आई थी, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुख दशा का भरपूर लाभ उठाने का निश्चय किया। फ्रांसीसी कंपनी की भी यही अभिलाषा थी। उन्होंने पुर्तगालियों और डचों को बिना किसी कठिनाई के अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु फ्रांसीसी उनके लिए बड़ी चुनौती थे। अंग्रेजों की मद्रास में बस्ती थी जिसकी उन्होंने किलाबंदी कर रखी थी। फ्रांसीसियों की भी ऐसी ही एक बस्ती पौंडीचेरी में थी। तो ये हमारा दोनों नाम इम्पोर्टेंट है कि मद्रास में बस्ती जो थी वो ब्रिटिश की थी, पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों की थी। इन क्षेत्रों के 3 राज्यों हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर में उस समय निरंतर संघर्ष चलता रहता था। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी ने इस शत्रुता का लाभ उठाया। उन्होंने एक एक विरोधी गुट का पक्ष लेना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1746 से 1763 में 3 युद्ध हुए। अंततः अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच इस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाते हैं। तो ये था हमारा कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच। आगे चलते हैं। जो ब्रिटिश थे उनको बंगाल में उनकी सत्ता की स्थापना कैसे हुई, तो देखते हैं। कहने को तो बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था, परंतु बाद में बंगाल के नवाब लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। इसमें एक पॉइंट मैं बताती हूँ। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद से जो भी राजा थे छोटे छोटे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे और मुगल की जो स्थिति थी वो ख़राब होते गई। उसी में एक बंगाल भी था जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ठीक है,
देखते हैं। अंग्रेजों ने औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके माध्यम से कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। परंतु कंपनी समय समय पर और अधिक सुविधाओं के लिए औरंगजेब पर दबाव डालती रही तथा प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग करती रही। कंपनी कंपनी के अधिकारियों ने बिना कर दिए अपना व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे बंगाल के नवाब को राजस्व का भारी नुकसान होने लगा। बंगाल के प्रारंभिक शासक जो थे वो थे मुर्शिद कुली खां एवं अली वर्दी खां। शक्तिशाली शासक थे दोनों। उन्होंने अंग्रेजों पर कड़ा नियंत्रण रखा एवं न केवल शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका, वरन इन दौरान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी दमन किया। और देखते हैं बंगाल के नवाब के साथ ब्रिटिश का संघर्ष कैसे चला। अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। उसे अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा का पूरा आभास था तथा वह उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए कृत संकल्प भी था। वह नहीं चाहता था कि उसकी स्थिति भी कर्नाटक के नवाबों की जैसी हो। अंग्रेज बंगाल में अपनी बस्तियों की किलेबंदी का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने व्यापार के संबंध में मिली सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने उनकी अवैध किलेबंदी खत्म करने के आदेश दिए, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर नवाब की सेनाओं ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। जो कलकत्ता जो था वो उस समय एक छोटा सा गांव था। ठीक है, देखिए तो इसी के कारण आगे चलकर जो होती है वो प्लासी युद्ध होती है। देखते हैं प्लासी के युद्ध में क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैं पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। आगे हम और भी किताबें पढ़ेंगे जिसमें हम पूरी नॉलेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है और इसे बेसिक ही रूप में हम बता रहे हैं। तो देखते हैं प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था और किसके बीच हुआ था। कलकत्ता पर नवाब के अधिकार का समाचार जब मद्रास स्थित कंपनी के अधिकारियों ने सुना, तो उन्होंने विशाल जहाजी बेड़े के साथ रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। नवाब के साथ बर्ताव असफल हो जाने पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल की गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई, जिसे वे आसानी से अपनी नीतियों का मोहरा बना सके। मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाने के लिए उसने सिराजुद्दौला के दरबार के कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र में नवाब के दो सेनापतियों मीर जाफर एवं राय दुर्लभ के अतिरिक्त कलकत्ता का प्रभारी मनिक चंद, व्यापारी अमीन चंद, बंगाल का सबसे धनी जगत सेठ भी सम्मिलित थे। इन सबको ब्रिटिश ने अपने में मिला लिया और सिराजुद्दौला के खिलाफ इन सबको इस्तेमाल किया। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी, जो कलकत्ता से 65 किलोमीटर उत्तर में था, में नवाब की सेनाओं से उसका सामना हुआ। प्लासी का युद्ध नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि नवाब की ओर से केवल कुछ स्वामीभक्त सैनिकों का ही दल था, जो मीर मदन और मोहन लाल के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़ा। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया और फिर सिराजुद्दौला भागा, लेकिन वह पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पे हमारे दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, और जो मीर मदन और मोहन लाल थे वो किसके साइड से लड़े थे। देखते हैं प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या निकला था। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह भारत में अंग्रेजी कंपनी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इससे आने वाले 100 वर्षों में अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण भारत की विजय का मार्ग तैयार कर दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की। बंगाल के विस्तृत संसाधन अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए, जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध दक्षिण में हुए संघर्ष के निर्णायक तत्व सिद्ध हुए। मीर जाफर, जो बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया, समझौते के अनुसार उसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त निर्बाध व्यापार का अधिकार प्रदान किया। कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी अंग्रेजों को मिली। मीर जाफर ने कलकत्ता पर आक्रमण के मुआवजे के रूप में कंपनी को 1,77,00,000 रुपये दिए तथा शहर के अंग्रेज व्यापारियों को भी मुआवजा दिया। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी के अधिकारियों को भेंट यानी रिश्वत के रूप में पर्याप्त धनराशि प्राप्त की। फिर मीर जाफर की कुंठा क्या थी। मीर जाफर को यह षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ा। कंपनी ने जब खुलकर बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो मीर जाफर की स्थिति एक कठपुतली सी हो गई, जिससे वो खुश नहीं थी। उसने अंग्रेजों के व्यापार संबंधी गलत एवं बेईमानी से भरे कार्यकलापों पर आपत्ति करनी शुरू कर दी, जो कंपनी को नागवार गुजरी। अब कंपनी को गुस्सा आ रहा कि क्यों आपत्ति करे, क्योंकि कंपनी चाहती थी एक ऐसा शासक हो
जो हमारे इशारों पर काम करें। अक्टूबर 1760 में अंग्रेजों ने मीर जफ़र को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब मीर जाफ़र के साथ भी वही हुआ जो उसने सिराजुद्दौला के साथ किया था। अब मीर कासिम आता है बंगाल का नवाब, और मीर कासिम के साथ भी ब्रिटिश यही चाहते हैं कि वो कठपुतली की तरह रहे। देखते हैं क्या होता है। मीर कासिम ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी स्थापित की थी, यानी चेंज किया था, तो वो थे मीर कासिम। कंपनी के सेनापति एवं अधिकारी ही नहीं बल्कि नौकर भी व्यापार संबंधी रियायतों का दुरुपयोग करके अपनी जेबें भर रहे थे। कंपनी के अधिकारी व्यापार के लिए मिले दस्तक अथवा निःशुल्क अनुमति पत्रों का अपने निजी सामान के लिए तो प्रयोग कर ही रहे थे, साथ ही वे भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे। ये दस्तक का मतलब ये हुआ कि निःशुल्क जो अनुमति पत्र मिला था उसे निजी सामान के लिए भी प्रयोग कर रहे थे और साथ ही ये बेचते भी थे भारतीय व्यापारियों को। परिणाम स्वरूप नवाब के राजस्व में अत्यधिक कमी हो गई तथा ईमानदार भारतीय व्यापारियों को पर्याप्त नुकसान हुआ। कंपनी के इस भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर से सभी कर समाप्त कर दिए, जिससे भारतीय और ब्रिटिश कंपनियों के व्यापार करने की शर्तें एक सी हो गई। और जब उसने ये हटा दिया तो फिर ब्रिटिश को बहुत बुरा लगा। वो इसके लिए मीर कासिम को दंड देने के लिए सोचने लगा। और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर बक्सर का युद्ध होता है। देखते हैं बक्सर युद्ध में क्या होता है। मीर कासिम का उपयुक्त कदम अंग्रेजों को अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन लगा। इसके परिणाम स्वरूप 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच कई युद्ध हुए। अंग्रेजों से पराजित होकर मीर कासिम भागकर अवध चला गया। वहाँ उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संघ बना लिया। उनकी संयुक्त सेनाएं 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिमी बिहार में बक्सर के मैदान में अंग्रेजी सेनाओं के साथ टकराई तथा बुरी तरह परास्त हुई। तो ये था हमारा बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था बक्सर के मैदान में जो बिहार में है। और ये किन किन के बीच हुआ था, तो एक साइड थे मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एंड अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और दूसरी साइड ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश जीत गई और ये बुरी तरह से हार गए। देखते हैं बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसका परिणाम क्या निकला। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कुछ पॉइंट है, देखते हैं। 1765 ईस्वी में क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना चाहिए कि जो बंगाल का गवर्नर दोबारा कब बनकर आया था क्लाइव, 1765 में। उसने इलाहाबाद की संधि संपन्न की, जिसके तहत नवाब शुजाउद्दौला से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जबरन 50 लाख रुपए लिए और कड़ा एवं इलाहाबाद को छोड़कर अवध उसे वापस लौटा दिया गया। नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले प्रदान किए गए। कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार किया। इस प्रकार वह कंपनी का पेंशन याफ्ता हो गया। इन सुविधाओं के बदले में शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूल करने की अनुमति प्रदान की। दूसरे शब्दों में अब इन 3 प्रांतों के दीवानी का कार्य कंपनी को करना था। दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी को बंगाल के विस्तृत राजस्व स्रोतों के प्रयोग का अधिकार मिल गया। इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अभी तक कंपनी इंग्लैंड से मंगाए गए सोने और चांदी से भारतीय सामान खरीद सकती थी, क्योंकि उसके पास भारत को बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। परंतु अब दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी इस धन का विभिन्न अन्य कार्यों और खर्चों में इस्तेमाल कर सकती थी। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, सेना रख सकती थी तथा कलकत्ता में दफ्तर एवं किले बनाने जैसे कार्य भी कर सकती थी। अवध के नवाब के साथ एक सुरक्षात्मक संधि भी की गई, जिसके अनुसार कंपनी ने नवाब को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वचन दिया, यदि नवाब इन सैनिकों के रखरखाव के लिए धन देना स्वीकार करें। इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसका अर्थ था बंगाल के वास्तविक प्रशासन तथा उसके माध्यम से भारत के सर्वाधिक समृद्ध प्रांत के राजस्व को अंग्रेजों के हाथों में सौंपना। नवाब इसके दूरगामी परिणामों को समझ पाने में असमर्थ रहा और उसने स्वयं को अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथों में बेच दी। इस प्रकार ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम था, जिसको याद कर लेना चाहिए। ये पॉइंट सारे अच्छे हैं। इस वीडियो में बस अब इतना ही। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू।